खाली सरसों में भी कितने होते हैं गुणसूत्र? नाइग्रा। आज ना जाए यार ऐसे लाइट। अभी तक तो पूरा पूरा साथ दिया है क्लासों में। वैरायटी कौन सी है? नाइग्रा। के बाद आती है नंबर 5 पर भूरी सरसों। चलो भूरी पहाड़ी जो भी है पहले भूरी लिख लो। सूत्रों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। और इसको बोलते हैं, हाँ क्या करना है? अगर ख़त्म हो जाए तो क्लास को एंड लाइव कर देना छोरा, याद रखना, ठीक है। वेसिका कंपेस्ट्रेस वैरायटी डाइकोटोमा। और 6 पे आती है पहाड़ी सरसों। इतनी तो मैंने ही नहीं पढ़ी रे छोरा, बीएससी कर ली में होते हैं 2n बराबर 36। का नाम है रुगोसा। कहाँ से जाएगा सुपरवाइजर में बाहर? इनसे बाहर नहीं जाने वाला। सेट वालों को कभी नहीं पढ़ाया इतना। यही है, ये हो गए तुम्हारे 6 सरसों के, जो कि प्रजातियां सरसों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर सब लोग ऑनलाइन क्लासेज में कल ताऊ तूफान जो आया था उसके कारण तुम्हारी क्लास सस्पेंड हो गई, ठीक है। तूफान क्लास थोड़ा ले गया। आज जो क्लास कल की क्लास थी वापस स्टार्ट किया है। ये सारी 6 की 6 प्रजातियां मैंने आपको लिस्ट की हैं कि गुणसूत्र क्या होते हैं, कॉमन नाम क्या होता है और वानस्पतिक नाम क्या होता है। और क्वेश्चन इसी तरीके से डायरेक्ट जैसे भारतीय का नाम है या इनमें गुणसूत्रों की कितनी पाई जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना प्रजातियों के बारे में। अब अगर अपन सामान्य बात करते हैं, देखो सबसे प्रमुख क्वेश्चन जो आता है इसके क्षेत्र और उत्पादन से। क्यों आता है? क्योंकि ये राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है और इसका उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है। तो आगे वाली स्लाइड में अपन लेते हैं। यही सही, ठीक है। अगर अपन इसके क्षेत्रफल व वितरण या उत्पादन की बात करें तो इसका प्रमुख स्थान है किसका? तिलहन के उत्पादन में राजस्थान में। तो सबसे प्रमुख तिलहन फसल है राजस्थान, ठीक है। क्या है? राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल, ठीक है। भारत में अगर क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में क्षेत्रफल व उत्पादन की राजस्थान का प्रथम स्थान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो इसका क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों अलग अलग है। राजस्थान में अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल
गंगानगर जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गंगानगर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सरसों का उत्पादन या सरसों की खेती की जाती है। ठीक है, कहाँ पर की जाती है? गंगानगर में। लेकिन उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है अलवर जिले का। राजस्थान में जो उत्पादन है, क्योंकि वहाँ की उत्पादकता गंगानगर से ज़्यादा है। राजस्थान में उत्पादन कहाँ का है? अलवर जिले का। घर लिख जो भी है वो सही आपकी कॉपी में। गंगानगर को वैसे तो है ना गंगानगर नहीं बोलते, तो बोलते हैं श्री गंगानगर। ठीक है, तो श्री गंगानगर में क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और उत्पादन कहाँ पर होता है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके एरिया और डिस्ट्रिक्ट की अपनी बात है। अब इसके महत्व की बात करते हैं। देखो इसका महत्व क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जाता है। महत्व में क्या होता है? देखो तेल की मात्रा की बात करते हैं। सरसों का जो आर्थिक महत्व है, क्या आर्थिक महत्व, तो इसका जो उपयोग किया जाता है अधिकतर खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। के रूप में करते हैं, खाद्य तेल के रूप में ही उपयोग। और इसका उपयोग जो खली होती है वो खाद्य खली पशुओं को खिलाने के लिए भी उपयोग की जाती है। तेल की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है इसमें? देखो अब इसकी तेल की मात्रा अपन बात करें तो जो राई होती है, राई कौन सी? भारतीय सरसों में 38 से 40% तेल की मात्रा पाई जाती है। पहले बात करेंगे अपन सरसों के बीजों की। सरसों के बीज, तो बीज में जो तेल की मात्रा होती है, तो राई के सरसों के बीजों में, राई में कितना प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो राई के बीजों में कितनी होती है? 38 से 40% तेल पाया जाता है। इसमें राई में। फिर आती है बात पीली व भूरी सरसों की। कौन सी? पीली एवं भूरी सरसों, जिसमें 43 से 48% तक तेल पाया जाता है। पीली व भूरी सरसों। अब ये आपको कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो चुका है। राई क्या है, पीली भूरी सरसों क्या है? ठीक है, पीली भूरी सरसों जो होती है उसके बीज आकार में बड़े होते हैं, राई के छोटे होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो बीज बड़े होंगे तो तेल भी ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 43 से 48% तक इसमें पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 30 से 48%। ठीक है, अब बात करें इसमें, देखो सरसों का जो बीज है उसमें एक और होता है प्रोटीन। क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका प्रोटीन पूछा गया हुआ है कई एग्जामों में। तो सरसों में वैसे 25.3% प्रोटीन होता है। लगभग अपन 26% को याद रखते हैं। कितना? 26% प्रोटीन पाया जाता है। और लगभग 20 से 30% इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट तो रहने दो, याद करो तो ठीक है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आप इसमें याद कर सकते हो। अब ये बात किसकी हो गई? सरसों के बीज की। किसकी बात है? सरसों के बीज की। अब अपन बात करते हैं सरसों के बीजों से जब तेल अलग कर लिया जाता है तो क्या बचता है? उसकी खली प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? खली प्राप्त होती है, जो कि पशुओं को खाद्यान्न के रूप में भी काम में ली जाती है और खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैविक खाद के रूप में सरसों की खली का उपयोग किया जाता है। तो सरसों की खली का महत्व या जो पोषक मान होता है उसकी वैल्यू होती है। सरसों की खली का उपयोग पर खाद के रूप में किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है?
4.9%। ठीक है, तो इसका सरसों की कली में नाइट्रोजन लिखिए। होती है 4.9%। ठीक है, फास्फोरस की बात करें तो 2.5% फास्फोरस पाई जाती है। कितनी होती है? 2.5%। इसके बाद और कौन सा एनपीके आता है? तो पोटेशियम कितना होता है? एनपीके पोटेशियम होता है 1.5%। कितना होता है? 1.5% पोटेशियम पाया जाता है। तो इसको किसके रूप में उपयोग करते हैं? खाद के रूप में उपयोग करते हैं। खाद्य खली में, तो इसकी खाद्य खली में प्रोटीन पाया जाता है, या प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो पाई जाती है 36%। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ था कोटा यूनिवर्सिटी का। किसका? एयू कोटा ने जो सुपरवाइजर का एग्ज़ाम लिया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब हुआ था? 2018 में। देख लेना उठा के। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको खाद्य खली के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब कुछ बात करते हैं। देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व एल्केलॉइड या रसायन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सरसों में पाए जाने वाला सिनग्रीन की मात्रा। ठीक है, क्या पाया जाता है? सिनग्रीन। ये क्या है? सरसों में पाए जाने वाला एक सल्फर युक्त उत्पाद है या एल्केलॉइड है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध उस तेल में आती है। ठीक है, गंध जो आती है सरसों के तेल में वो किसके कारण आती है? सिनग्रीन के कारण। तो लिख लीजिए इसमें एक लाइन, सरसों में निर्मित सल्फर युक्त पदार्थ है जिसके कारण क्या होता है? सरसों में विशेष प्रकार की गंध आती। कैसी आती है? विशेष प्रकार की गंध आती है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं अपन। ये तो हो गया सिनग्रीन। फिर आता है ग्लाइकोसाइनोलेट। क्या नाम है? ग्लाइकोसाइनोलेट। ये सरसों के खाद्य तेल एवं खली में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का एल्केलॉइड है, जिसकी 0.5% मात्रा से जब मनुष्य अधिक खा लेता है तो उसमें गेंगला रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? गेंगला रोग। गेंगा या गेंगला रोग किसके कारण? क्योंकि ये मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी को बढ़ा देता है, आयोडीन कम हो जाता है, जिसके कारण गेंगा या गेंगला रोग हो जाता है। तो ये क्या है? सरसों के तेल या खाद्य खली में पाए जाने वाला बिसेला एल्केलॉइड है। लीजिए, सरसों के तेल व खली में पाए जाने वाला एक बिसेला एल्केलॉइड है। जिसकी 0.5% से अधिक मात्रा
मनुष्य में गेंगा या गेंगला रोग, जिसको क्या बोलते हैं, गोइटर, क्या बोलते हैं, उत्पन्न करती है। कैसे करती है? क्योंकि जो ग्लूकोसाइनोलेट है वो क्या करता है, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी कर देता है, जिसके कारण गेंगला रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गेंगला रोग। इसके अलावा एक और पाया जाता है आइसोथायोसाइनेट। कुर्सीफेरी कुल, कुर्सीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें विशेष प्रकार का एल्कलॉइड है जो कि उनमें फीकेपन या चरपराहट के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? आइसोथायोसाइनेट। कौन सा होता है? तो ये तीनों तत्वों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिनग्रेन क्या काम करता है? विशेष गंध का काम करता है। डाइकोसाइनोलेट क्या काम करता है? विषैला तत्व जो कि मनुष्य में गेंगला रोग उत्पन्न कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि ये आयोडीन की कमी शरीर में कर देता है। तीसरा जो नाम है वो आता है आइसोथायोसाइनेट। कौन सा है? आइसोथायोसाइनेट। तो थायोसाइनेट ये क्या काम करता है? इसके कुर्सीफेरी कुल के जो प्लांट है सब में पाया जाता है। ठीक है, लेना कुर्सीफेरी कुल के पादपों पाए जाने वाला जो कि इसमें फीकापन या चरपराहट के लिए, क्योंकि फीकापन या चरपराहट के लिए उत्तरदायी होता है। ये तो क्या है? सरसों का आर्थिक महत्व है। क्या है? आर्थिक। ठीक है, इनमें से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, जो कि मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। लगभग सारे क्वेश्चन से कवर हो सकते हैं। यूरिक एसिड इसके तेल में पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, इसमें कसेला या कड़वापन आ जाता है। ठीक है, जो कि ऐसे तो लिनोइक भी होता है, लिनोइक भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो अभी आएगा सत्यानाशी बीज, सत्यानाशी में आता है वो। सत्यानाशी में उसमें मिल जाते हैं ना, तो इरूसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जब सत्यानाशी के बीज सरसों के बीज में मिल जाते हैं, जब उनका तेल निकाला जाता है तो उनके तेल के मिक्स होने के कारण इरूसिक अम्ल बढ़ जाता है, तो क्या करता है, मनुष्य में ड्रॉप्सी रोग उत्पन्न कर देता है या उत्पन्न कर देता है। ठीक है, वहाँ लिखा दूंगा। अब बात करते हैं अपन इसकी जलवायु की। सरसों कौन सी जलवायु का पौधा है? खरीफ ऋतु में उगाए जाने वाला लॉन्ग डे प्लांट है। सॉरी, रबी ऋतु में, तो फ्लो में गलत हो जाता है। ठीक है, रबी के सीजन में उगाए जाने वाला लॉन्ग डे प्लांट है, जिसकी खेती 15 अक्टूबर से पहले कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि सरसों में सर्वाधिक रूप से एफिड का प्रकोप होता है, और जो सरसों 15 अक्टूबर के बाद बोई जाती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में नुकसान एफिड के द्वारा होता है। तो एफिड से बचने के लिए सरसों की फसल को 15 अक्टूबर से पहले बो देना चाहिए या उसकी बुवाई कर देनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सभी रबी की फसलों की अपेक्षा सरसों की फसल की कटाई के समय
जो तापक्रम होता है वो अन्य फसलों की अपेक्षा कम रखा जाता है। इसकी सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इसको 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये सर्वाइव कर जाती है, लेकिन इससे कम होने पर पाला पड़ जाता है और पाले के प्रति संवेदनशील फसल है। ठीक है, तो इसकी उचित वृद्धि विकास के लिए 8 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी ये सर्वाइव कर सकती है, लेकिन जब इसका परिपक्वन होता है, बीज का निर्माण होता है, फलियां बनती हैं, उस समय इसके लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। कि जब कटाई का समय होता है तो थोड़ा ठंडा मौसम होता है। जब इसकी कटाई होती है फरवरी के समय, उस समय क्या है, सर्दी होती है, लास्ट फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक, तो तापमान भी कम होता है। और अन्य रबी की फसल जो होती हैं उनकी हार्वेस्टिंग लास्ट मार्च या अप्रैल में होती है, इसलिए उनका तापक्रम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है इसकी वृद्धि एवं विकास में। ठीक है, जो सरसों है वो कौन सी ऋतु का है? रबी ऋतु का लॉन्ग डे प्लांट है, जिसके लिए उष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान की आवश्यकता। कितना? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान की आवश्यकता। 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये सर्वाइव कर सकता है। और इसके परिपक्वन के समय कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? परिपक्वन के समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता ये तो हो गया जलवायु। अब बात करते हैं मृदा की। ऑयल, देखो सरसों की खेती हल्की लवणीय व क्षारीय मृदाओं में भी आसानी से की जा सकती है, जिनका पीएच 7.5 से 8.5 के बीच होता है, उनमें भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो ऐसी मृदाएं जो कि अधिक हल्की लवणीय और क्षारीय हों उपयुक्त मानी जाती हैं। तो लिख लीजिए, ऐसे न्यूट्रल पीएच वाली मृदाओं में इसकी खेती भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इनको हल्की क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं में भी उगाया जा सकता है। तो इसकी खेती के लिए क्षारीय लवणीय इनका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.5 का है युक्त मान। ठीक है, ये हो गया मृदा। अब बात करते हैं सरसों की बीज दर की।
बीज दर का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बीज में आकार में छोटा होता है, इसलिए इसका 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त माना जाता है बुवाई हेतु। हाँ, 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी R/P कितनी रखते हैं? देखो, लवणीय क्षारीय मृदाओं में अलग रखते हैं, सामान्य मृदाओं में अलग रखते हैं। तो लवणीय क्षारीय मृदाओं में अगर इसको उगाया जाता है तो 45 × 15 में उगाया जाता है। ठीक है, तो R/P रखते हैं लवणीय व क्षारीय मृदाओं में। कितना रखते हैं? 45 × 15 सेंटीमीटर। और सामान्य मृदाओं की बात करें 30 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। रखते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर। अगर इसी में अपन बात करें किसकी, पीली सरसों या भूरी सरसों की, उनमें भी अलग अलग दूरी रखी जाती है। तो पीली सरसों के लिए अपन कितना रखते हैं? 30 × 10। पीली व भूरी सरसों जो होती है उसमें जो R/P रखी जाती है, पीली व भूरी, इसमें रखते हैं अपन 30 × 10 सेंटीमीटर। और अगर अपन बात करें राई की, तो राई में रखी जाती है, कितनी रखते हैं? राई में वही 45 × 10 से 15। 45 × 10 से 15 सेंटीमीटर। इसके बीज को 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। बीज की गहराई कितनी रखते हैं? बीज की गहराई रखी जाती है 3 सेंटीमीटर। बोने का समय, अब देखो इसमें बोने का समय में कब बोया जाता है इसको? लास्ट सितंबर से अक्टूबर का पूरा महीना मान लेते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर तक उपयुक्त माना जाता है, या फिर मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर इसका जो बुवाई का समय है उपयुक्त माना जाएगा। लेकिन इसकी बुवाई जो मैंने अभी आपको पहले बताया था 15 अक्टूबर से पहले कर देनी चाहिए। 15 अक्टूबर के बाद पछेती बुवाई करने पर उसमें क्या होता है? एफिड या मोयला, माहू या चैंपा, ठीक है, इसका नाम लिपासिस एरिसीमी है, ठीक है, क्या करता है? अधिक नुकसान पहुंचाता है। फूलों के रस को चूस लेता है, तो ख़त्म कर देता है फूलों को, और फूलों के बाद फल नहीं बन पाते हैं। इस कारण से इसकी बुवाई कब की जाती है? तो बुवाई का जो समय है कब रखते हैं? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य। बुवाई का समय 15 सितंबर रखते हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का समय युक्त माना जाता है। एक लाइन लिख लेना, 15 अक्टूबर के बाद बुवाई करने पर सरसों में मोयला, तो आप लोग क्या बोलते हो? मोयला या चैपा, माहू, एफिड, ठीक है, नाम है इसका चैपा, माहू, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एफिड, का प्रकोप अधिक होता है। कब करनी चाहिए सरसों की बुवाई? 15 अक्टूबर से पहले सरसों की बुवाई कर देनी चाहिए। फिर देखो बुवाई आजकल जो अपने भारत में जो अंतरा शस्य प्रमुख रूप से अपनाया जाता है
तो वो है गेहूं और सरसों का अंतराशस्य प्रमुख रूप से अपनाया जाता है, जिसमें जो अंतराशस्य का अनुपात रखा जाता है वो 9:1 रखा जाता है, जिसमें 9 तो पंक्तियां गेहूं की रखी जाती हैं, उसके बाद एक पंक्ति सरसों की लगा दी जाती है। तो इस प्रकार के अंतराशस्य जो अपनाया जाता है उसमें गेहूं की बीज दर रखी जाती है 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सरसों की बीज दर रखी जाती है 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो ये भारत में अपनाए जाने वाला प्रमुख रूप से जो अंतराशस्य अपनाया जाता है कौन सा है? गेहूं एवं सरसों का अंतराशस्य। तो अंतराशस्य की यहाँ पे अपन बात करते हैं। ठीक है, कौन सा है भारत में प्रमुख रूप से अपनाए जाने वाला अंतराशस्य? कौन सा है? गेहूं प्लस सरसों 9:1। किस अनुपात में अपनाते हैं? 9:1 का अंतराशस्य भारत में प्रमुख रूप से अपनाया जाता है। रबी में अपनाया जाता है। पंक्ति का और इसका अनुपात क्या रखते हैं? 9:1। 9 तो गेहूं की पंक्तियां और 1 सरसों की पंक्ति। इस प्रकार से इनको अंतराशस्य में उगाते हैं। तो इसमें जो बीज दर आती है तो अंतराशस्य में गेहूं की बीज दर, अंतराशस्य में गेहूं की बीज दर 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व सरसों की बीज दर 0.5 किलोग्राम, मतलब 500 ग्राम हो गया, प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ठीक है, तो ये तो अंतराशस्य जो भारत में आया जाता है। ठीक है, बीज उपचार अगर अपन करना चाहें तो बीज उपचार के लिए कैप्टान और थायराम की 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर की मात्रा से बीजों को उपचार किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रोग लगते हैं, रोली रोग लगता है, ठीक है, लाइट लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, उन सभी रोगों से बचा जा सके। आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख किस्मों की। प्रमुख किस्में सबसे पहले जो किस्में अपन बात करेंगे वो भारतीय सरसों या राई की। ठीक, भारतीय सरसों जो कि अपने भारत में सर्वाधिक रूप से उगाई जाती है। तो भारतीय सरसों की भारतीय देखिए कौन सी किस्में का किसान बायो 902 नाम है इसका, बायो 902। हाँ, पूछी जाती है। यह प्रौद्योगिकी द्वारा 1994 में DL चोपड़ा द्वारा विकसित किस्म है। कौन सी? यह प्रौद्योगिकी द्वारा 1994 में DL चोपड़ा द्वारा विकसित किस्म है, जिसको कौन सी किस्म से विकसित किया गया था? T59, जिसका नाम है वरुणा। T59 किस्म द्वारा विकसित किया गया था। तो इस किस्म का विकास
सन 1994 BL चोपड़ा द्वारा प्रौद्योगिकी E59 नाम है वरुणा। द्वारा किया गया था। तो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके 2-3 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पर BL चोपड़ा भी आ गया, ठीक है। किस किस्म से विकास किया गया था? तो टी T50, ये T50 दिख रहा है सही। इसके बाद आगे लिखते हैं अपन पूसा बोर्ड। अन्य किस्मों क्या हो गया? असिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। पूसा बोर्ड है, और एक और है RH30। असिंचित क्षेत्रों में उगा सकते हैं। फिर लिखिए दुर्गामणि। अन्य किस्मों में और कौन सी है? दुर्गामणि, क्रांति, क्या नाम है? क्रांति, इसका नाम है PR15। क्या बोलते हैं इसको? PR15 15। गिरिराज, अरावली, ये दोनों किस्मों को राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा किसानों को प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, गिरिराज और अरावली को, ठीक है। दोनों किस्मों को किसके लिए दिया जाता है? दोनों किस्मों को राजस्थान में फसल प्रदर्शन हेतु चित्रित की जाती है, ठीक है। गिरिराज कौन कौन सी है? गिरिराज और अरावली। आगे लिखिए इसमें और किस्में हैं। बसंती, सौरभ, कृष्णा, बहुत सारी किस्में याद कर सको जी। जगन्नाथ, हम्म, हाँ वो DMR जो बता रहे हो, DMR DMH 11, 911 नहीं, 1111, तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित हाइब्रिड किस्में हैं। इस जगन्नाथ का नाम है BSL 5। अन्य नाम भी है क्या? BSL 5। आशीर्वाद, वसुंधरा, आ जाएगी क्या यहाँ पे?
तो वसुंधरा को RH9304 किस नाम से जानते हैं? तो एक नाम और है जिसका नाम है RH9304, राजस्थान में लगाई जाती है। लक्ष्मी जाएगी यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ लक्ष्मी। को बोलते हैं RH8812, RH8812। ये लगभग प्रमुख किस्में आ जाती हैं। एक और लिख लो रजत, हाँ लिख दे रजत, तो PCR1 भी कहा जाता है। अब संकर किस्मों की बात कर लेते हैं, जो कि सरसों की संकर किस्म है। विश्व की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? सरसों की प्रथम संकर किस्म है NRCHV 506। क्या नाम है? NRCHV 506। RC नाम है इसका 500 है। ये कौन सी है? विश्व की प्रथम सरसों करके प्रथम सरसों की कर किस्म कहाँ से विकसित की गई थी? ये कहाँ से विकसित किया गया था? PR कुमार द्वारा। पहले उसका नाम NRC और रेपसीड एंड मस्टर्ड था। क्या नाम था? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड, मतलब सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर, DRMR सेवर भरतपुर द्वारा इसके अलावा दूसरी संकर किस्म कौन सी है? NRCHV 101। यहाँ पे गलती कर देते हैं अपन, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो प्रथम संकर किस्म कौन सी है तो अपन इसको करे आते हैं, तो गलत हो जाता है। तो ये दूसरी संकर किस्म जो कि वहीं से विकसित की गई है। पूरा नेशनल रिसर्च सेंटर हाइब्रिड ब्रेसिका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन और अन्य जो किस्म है वो कौन सी हैं? DRH11 कौन सी है? DRH11 और DMH11, ये दोनों जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई संकर किस्म है। दोनों संकर किस्में। अब भूरी सरसों की किस्म की बात करते हैं अपन। तो भूरी सरसों की एक किस्म है जो ज़्यादातर उगाई जाती है, जिसका नाम है पूसा कल्याणी। क्या नाम है? पूसा कल्याणी, जिसको लोटनी सरसों के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सरसों? लोटनी सरसों।
दूसरी किस्म कौन सी है? कल्याणी। ये तो यहाँ तक तो अपनी क्या हो गई, संकर किस्म। ये किसकी किस्म है, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? लोटनी सरसों, क्योंकि इसके फली में जो बीज लगते हैं उसके कारण इनका पौधा हो जाता है। कौन सी संकर किसकी किस्म है ये? भूरी सरसों की किस्म। को भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। लिखिए बिनोय K88। K88 ये पीली सरसों की किस्म है। और एक और है इसकी सरसों 66। सरसों 66 ये किसकी किस्में हैं? ये पीली सरसों की। कौन सी? येलो सरेसान। एक ही है क्या? नहीं यार, सरसों की नहीं, इसकी एक जो है भूरी सरसों की, बाकी एक जो लिखा रहा हूँ पीली सरसों की। ये हो गई आपकी सरसों की। याद कर लेना, कोई आ जाए तो टिकाया ना। क्या जो सरसों क्या है, पालक से संबंध। जैसे रबी सीजन में लगभग लगभग जो फसलें हैं अपन मसाले की उगाते हैं, तेल वाली उगाते हैं, ठीक है, या दाल वाली उगाते हैं, पाले के प्रति अन्य फसलों को छोड़ के वो चढ़ा जाती हैं। पाला पड़ जाए तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया अपना सरसों की किस्म का। अब बात करते हैं अपन इसमें उर्वरकों की मात्रा की। चलें आगे। खाद व उर्वरक, तो खाद तो देना ही देना है। उर्वरक के लिए जो अपन देते हैं, क्या देते हैं? नाइट्रोजन देते हैं, फॉस्फोरस दी जाती है, और पोटेशियम किस मात्रा में दी जाती है? 2 ग्राम प्रति। नाइट्रोजन जो दी जाती है इसमें तो दी जाती है 80 से 90 किलोग्राम। कितनी दी जाती है? 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस दी जाती है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की जो मात्रा दी जाती है वह 30 से 40 किलोग्राम। जो तिलहन फसल है उनमें उर्वरक देने का जो आदर्श अनुपात होता है वो क्या होता है? 3:2:1। ठीक है, याद रखना, तिलहन फसलों में जो उर्वरक देने का आदर्श अनुपात है 3:2:1। इनके लिए, तिलहन फसलों के लिए नाइट्रोजन हेतु उपयुक्त उर्वरक माना जाता है अमोनियम सल्फेट। क्या माना जाता है? अमोनियम सल्फेट। फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा के लिए सल्फेट और पोटास उर्वरक दिया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कौन सा उर्वरक दिया जाता है? सरसों में नाइट्रोजन की हेतु अमोनियम सल्फेट एवं फास्फोरस व पोटास के लिए एवं पोटास के लिए कौन सा दिया जाता है? सल्फेट ऑफ पोटास
उपयुक्त उर्वरक हैं। देखो सभी तिलहन फसलों में बुवाई से पूर्व मृदा में जिप्सम की मात्रा मिलाई जाती है, जो कि फसलों के लिए कैल्शियम और सल्फर की मात्रा उपलब्ध कराते हैं। क्या दिया जाता है? तो सभी तिलहन फसलों में तेल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या दिया जाता है? जिप्सम कितना दिया जाता है? एट द रेट ऑफ 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मृदा में मिलाया जाता है। अगर मृदा में न मिलाएं तो निराई गुड़ाई करते समय मृदा में मिला दिया जाता है। तेल वाली फसलों में जिप्सम देना लाभदायक होता है, क्योंकि तेल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि ये फसलों को कैल्शियम और सल्फर उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका उर्वरक प्रबंधन। आगे बात करते हैं सिंचाई की। तो रबी सीजन की फसल है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। दो सिंचाई इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। कम पानी में भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए राजस्थान में ज़्यादा उगाई जाने वाली तिलहन फसल मानी जाती है। बुवाई के बाद ही सिंचाई करेंगे ना। अभी बताऊंगा ये उनकी अवस्था है। ठीक है, लिखिए। रबी ऋतु की फसल है, के लिए सिंचाई हेतु दो प्रमुख प्रांतिक अवस्था है। पहली प्रथम सिंचाई कब करेंगे? प्रथम सिंचाई करेंगे फूल आने से पूर्व। फूल आने के समय नहीं करते, क्योंकि उस समय वही समस्या आती है, उनके सब बिखर जाते हैं और वो चिपक जाते हैं, पॉलिनेशन परागण नहीं हो पाता है फूल आने से पूर्व। ये लगभग 40-45 दिनों में आती है अवस्था। जो सिंचाई करते हैं या बनते समय, आठ से दिन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन क्रिटिकल स्टेज इसकी कभी कभार पूछ ली जाती है, जिसकी जलमांग होती है 600 से 800। जलमांग कितनी है? जलमांग का मतलब होता है 600 से 800 mm वर्षा की आवश्यकता होती है। या सेंटीमीटर में पूछें तो 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 600 से 800 पानी की आवश्यकता। ये हो गया सिंचाई। आगे अब नेक्स्ट सिंचाई के बाद और क्या रह जाता है अपना है? अब क्या रह गया इसमें? खरपतवार। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन सीड की। और तो कुछ रहा नहीं।
खरपतवार। सरसों में लगने वाले खरपतवारों में से प्रमुख खरपतवार है दो। ठीक है, प्रमुख खरपतवार है। पहला तो है सत्यानाशी। देखो रवि ऋतु के और खरपतवार भी लगते हैं, बथुआ लगता है, हरबथुआ लगता है, एंजी लगती है, कृष्णनील लगता है, हिरणखुरी लगती है। इनके अलावा जो दो प्रमुख खरपतवार हैं उनके बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ, बाकी रबी और खरीफ की आपको मैंने लिखा ही रखे हैं। पहला लिखिए जो सत्यानाशी, जो क्या करता है, सत्यानाश करता है, आर्जीमोन मैक्सिकाना। जब इसके बीज हार्वेस्टिंग के समय रोग और कीट भी रहे हैं, अब इसके बाद आ जाएंगे रोग और कीट। मंजू तो यही है क्या? ये भाई बढ़िया बात है। तो जो सत्यानाशी है, जब इस हार्वेस्टिंग के या कटाई के समय सत्यानाशी के बीज सरसों के बीजों में मिल जाते हैं तो क्या है, उनमें इरूसिक अम्ल की मात्रा बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? इरूसिक अम्ल की मात्रा बढ़ा देते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है, मनुष्य अंधा हो जाता है। अंधा हो जाता है मतलब उस रोग को कहा जाता है ड्रॉपसी रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको पूरी रामायण कथा खरपतवार में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस रोग के नियंत्रण के लिए अपन क्या कहते हैं, कि सरसों का कौन सा खरपतवार है, आपत्तिजनक खरपतवार। कौन सा है? आपत्तिजनक खरपतवार है। ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, आप भूल गए हो। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए क्या काम में लेते हैं, पेंडिमिथालिन की 0.5 चलेंगे, पेंडिमिथालिन की 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा का छिड़काव किया जाता है। यही चल रहा है आजकल चलन और तिलन में, पेंडिमिथालिन @ 0.5% एक्टिव इंग्रेडिएंट सक्रिय तत्व मात्रा का छिड़काव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जो प्रमुख खरपतवार लगता है वो लगता है ओरोबैंकी। ओरोबैंकी कौन सा खरपतवार है? सरसों में लगने वाला पूर्ण जड़ परजीवी। कौन सा है? पूर्ण जड़ परजीवी, कंप्लीट रूट पैरासाइट, जो कि सरसों की जड़ पर पूर्ण रूप से परजीवी के रूप में रहता है और जड़ से ही उसके भोजन पोषक तत्व ग्रहण करता है। ठीक है, तो सरसों का जो पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है वो दूसरा खरपतवार कौन सा है? ओरोबैंकी, जिसको ब्रूम रैप के नाम से भी जाना जाता है। ब्रूम रैप इसलिए बोलते हैं कि झाड़ीनुमा संरचना में पाया जाता है, झाड़ूनुमा। ठीक है, ओरोबैंकी, ओरोबैंकी क्या है? सरसों का पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। अब इस खरपतवार का नियंत्रण थोड़ा मुश्किल होता है। जब ये सरसों में लग जाए ना, तो इसके लिए क्या किया जाता है, ग्लाइफोसेट की 0.2% मात्रा का छिड़काव करते हैं। और ऐसे करते हैं ताकि ज़्यादा कॉन्टैक्ट सरसों के पौधे में ना रहे। ठीक है, जड़ पर लगता है, जहाँ से जड़ से पौधा निकलता है ना ये, तो उसी पौधे पर ही इसका स्प्रे किया जाता है, सरसों में कांटेक्ट में ना। तो जो ग्लाइफोसेट है सब स्प्रे करेंगे तो सबको खत्म करेगा। कांटेक्ट वाला क्या है? हेर्बिसाइड, संपर्क शाकनाशी। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए सरसों के पौधों को बचाते हुए ओरोबैंकी पर किसका छिड़काव किया जाता है? ग्लाइफोसेट। एक किसान को बताया है मैंने, ग्लाइफोसेट @ 0.2% मात्रा का छिड़काव 25 से 30 ml मात्रा 1 हेक्टेयर में उपयुक्त रहती है इसकी। 0.2% मात्रा का आप क्या लिख सकते हो? 25 से 30 ml
प्रति हेक्टेयर मात्रा का छिड़काव। ये तो हो गए इसके खरपतवार। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख रोगों के बारे में। सबसे पहले और जो प्रमुख रोग लगता है वो लगता है सफेद रोली रोग। एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा होता है, जिसको वाइट रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सरसों का पहला जो रोग आता है वो कौन सा है? सफेद रोली। ऐसी कैसी फैमिली में लगभग ये रोग सब में लगता है, जो क्रूसीफेरी फैमिली के हैं। क्रूसीफेरी फैमिली का दूसरा नाम ब्रेसिकेसी है। ठीक है ना। सफेद रोली रोग, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्या नाम है इसका? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। कवक के कारण ये रोग फैलता है। किसके कारण फैलता है? कवक के कारण। और ये पुष्पक्रम को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। पुष्पक्रम बनता है उस समय सफेद कलर का चूर्ण पूरे पुष्पक्रम पर नजर आता है। ये पत्तियों पर ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं और ये पूरे पुष्पक्रम को खत्म कर देता है। कवक का क्या नाम है? एल्बुगो कैंडिडा। ये ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है। नियंत्रण के लिए, रोली रोगों के नियंत्रण के लिए हम बीज उपचार करते हैं प्लांटावैक्स के द्वारा। 3 ग्राम, 1 मिनट। बीज उपचार प्लांटावैक्स एट दी रेट, क्या रेट लेते हैं? 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। इसके अलावा हम मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम मात्रा का 0.2% का छिड़काव भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन अंगमारी झुलसा रोग। अंगमारी या झुलसा रोग, ये भी कवक से होता है। दूसरा रोग है सेकंड नंबर पर दिया। हाँ, ये आवाज आई। ये किससे होता है? कवक से। कौन सा कवक है? अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। अल्टरनेरिया ब्रेसिकी नामक कवक से पत्तियां झुलस जाती हैं, बुरी पड़ जाती हैं, बाद में सूख कर गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए क्या लिया जाता है काम? डाइटेन M45 का 0.2 का छिड़काव। किसका? फिर नेक्स्ट नंबर 3 पर लगता है छाछिया रोग। क्या नाम है? पाउडरी मिल्ड्यू या छाछिया रोग। पेरिसाइपी पॉलीगोनी, जो मटर में लगता है। ठीक है, याद रखना, मटर में भी लगता है। वही रोग किस में लगता है? सरसों। क्या नाम है? के द्वारा होता है? कवक के द्वारा। नाम क्या है? टाइपी पॉलीगोनी।
नियंत्रण किससे किया जाता है इसका? सल्फर युक्त या सल्फर डस्ट नहीं लेते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भाग किया। ठीक है, फिर लगता है क्लब रूट रोग। कौन सा? नंबर 4 पर क्लब रूट। जड़ें गुच्छे में बदल जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा लगता है? कवक के द्वारा। कवक का नाम है प्लाज्मोडियोफोरा। ऐसी क्रूसीफेरी पादपों में ये रोग भी प्रमुख रूप से लगता है। नियंत्रण के लिए रिडोमिल MZ 0.2% का छिड़काव। रिडोमिल या मेटालेक्सिल का नाम मेटालेक्सिल। रिडोमिल MZ 0.2% का जाता है डाउनी मिल्ड्यू रोग। नंबर 5 रेदुरोमेलासिता। रेदुरोमिल आसिका क्या नाम है इसका? देखो पेरेनोस्पोरा ब्रेसिकी। ये भी कवक के द्वारा होता है। नाम है पेरेनोस्पोरा ब्रेसिकी। के नियंत्रण के लिए रिडोमिल भी अपन काम में ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो रिडोमिल कार्बेंडाजिम 0.2% का बीज उपचार भी कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम ग्राम प्रति ग्राम बीज। ये हो गए इसके प्रमुख रोग। अब बात करते हैं अपन कीटों की। नेक्स्ट ठीक, आप लोग लिख तो ऑनलाइन वाले तो रहे हो ना बराबर, साथ साथ में लिख पाते तो PDF मिल जाएगा, उससे लिख लेना। ठीक है, का छूट जाए PDF से लिख लेना। प्रमुख कीटों में सबसे पहले जो प्रमुख हानिकारक कीट है वो है सरसों की आरा मक्खी। आरा मक्खी के बाद आता है मोयला है। सरसों की आरा मक्खी लिपापिस एरिसिमी इसका नाम। सॉरी, लिपापिस एरिसिमी तो एपिड का है भाई, गलत मत बोला करो। इसका नाम है एथेलिया प्रॉक्सिमा या एथेलिया लुजेंस है। एथेलिया प्रॉक्सिमा या एथेलिया लुजेंस। ये सरसों की शुरुआती अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में लगभग 7 से 10 दिन के पौधों में लगती है। अलग कहाँ से आ जाता है? तो ये इसका नाम कोई सा भी याद रख लेना। ये जो सरसों की प्रमुख हानिकारक कीट है जो कि प्रारंभिक अवस्था में शुरुआती 7 से 10 दिन के पौधों में लगता है या लगती है। ये मक्खी क्या नाम है? एथेलिया प्रॉक्सिमा। और ये जो मक्खी है ना वैसे भी इम्पोर्टेंट रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि सभी प्रकार की जो मक्खी हैं वो आती हैं डिप्टेरा गण में। किसमें आती हैं? डिप्टेरा गण में।
लेकिन ये इतनी चालाक है जो दूसरे गण में चली गई, तो मुझे तुमसे लेना देना नहीं है, मैं तो दूसरे गण में रहूंगी। ठीक है, तो कौन से में चली गई? ये हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में पाए जाने वाला अकेला कीट है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका जो गण है वो कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। बाकी मक्खियां डिप्टेरा में आती, बाकी हाइमेनोप्टेरा में लाभदायक कीट आते हैं। कौन से कीट आते हैं? लाभदायक। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से इसमें आ गई। ठीक है, कौन सी? आरा मक्खी। बाकी मक्खियां डिप्टेरा गण में। क्या इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? क्यूनॉल फॉस, क्यूनॉल फॉस 1.5% डस्ट की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर छिड़काव की जाती है। ठीक है, दूसरा कीट आता है मोएला माइला, जो आप नाम लेते हो। ठीक है, चेपा, मोएला एफिड, इसका नाम है लिफाफेस एरिसिमी। क्या नाम है? लिफाफेस एरिसिमी। पुष्पक्रम को प्रभावित करता है, रस चूस लेता है, फूलों को खा जाता है। ठीक है, इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मिथाइल डेमेटोन। मिथाइल डेमेटोन की 450 से 650 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर 600 लीटर पानी का जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें 450 से 600 लीटर मात्रा को मिलाकर छिड़काव कर दिया जाता है, तो मुल्ला मर जाता है, भाग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना पेंटेड बग, गंदीला कीट जो बोलते हैं इसको। सरसों का जो गंदीला कीट या पेंटेड बग, नंबर 3 पर। पेंटेड बग, इसका नाम है बगराडा क्रूसीफेरेरम। क्या नाम है? बगराडा क्रूसीफेरेरम। पेंटेड बग बगराडा क्रूसीफेरेरम। चाय में तो हेड से नियंत्रण कर लिया जाए। 400 ml मात्रा प्रति। ये हो गए सरसों के प्रमुख कीट। अब अपन बात कर लेते हैं उपज की। अब बात करते हैं अपन उपज की। जो राई है, इंडियन मस्टर्ड, की उपज होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पीली व भूरी सरसों की उपज होती है 12 से 15 क्विंटल प्रति। इनको 6 से 8% नमी पर सुखाकर नमी पर क्या किया जाता है? भंडारित किया जाता है।
ये हो गया आपका सरसों का चैप्टर क्लोज। अब अपन एक फसल और पढ़ेंगे, इससे संबंधित है तारामीरा। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे? तारामीरा। थोड़ी सी छोटी सी फसल है, हो जाएगी जल्दी है। हाँ, सिलेबस में है अभी तो तुम्हारे लगभग कितनी फसलें हैं सिलेबस में? हाँ, 7-8 फसलें आपकी आती हैं। चलें आगे आगे, जाएगी जल्दी है, थोड़ा सा ही है, कर देंगे हम। नेक्स्ट फसल का नाम है तारामीरा। इसको बोलते हैं भाई रॉकेट क्रैश। क्या बोलते हैं? रॉकेट क्रैश। रॉकेट क्रैश के नाम से जानी जाने वाली फसल, जिसका वानस्पतिक नाम यूका टाइवा। क्या नाम है? यूका टाइवा। यूका सेटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है। कुल की बात करें तो ये भी क्रूसीफेरी कुल से। इसका नाम देखो, क्रूसीफेरी कुल क्यों पड़ा था? क्योंकि इसमें जो एंथर्स पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। और 4 पाए जाते हैं, वो किस तरीके से पाए जाते हैं? इस तरीके से क्रिस क्रॉस कंडीशंस में पाए जाने के कारण इस कुल का नाम क्रूसीफेरी रखा गया। ठीक है, जाने वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। का क्या नाम है कुल का? क्रूसीफेरी। वैसे इसका दूसरा नाम क्या नाम है? ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति स्थान की। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान वैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार अफ्रीका को माना है। किसको माना है? अफ्रीका को। इसकी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या 22 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 22 पाई जाती है। UN बराबर कितना? गुणसूत्र प्रमुख फसलों के याद कर लेना, मैंने लिखा तो सबके दिए, याद हो जाए तो प्रमुख प्रमुख फसलों के याद कर लेना, उनके ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, बाई चांस की ज़्यादा नहीं पूछ। तो ये तारामीरा भी क्या है? प्रमुख तेल वाली फसल है। ठीक है, इसके बीज में लगभग 35% तेल पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसके बीज का जो तेल का उपयोग वो खाद्य तेल के रूप में नहीं करके वार्निश, पेंट, प्लास्टिक, रबड़, मोम इत्यादि इंडस्ट्रियों में सुगंधित पदार्थ बनाने, साबुन बनाने, इन सब में किया जाता है। ठीक है ना। तो इसके जो तेल हैं, सॉरी बीज हैं, उसमें बीजों में तेल की मात्रा क्या होती है? बीजों में कितनी होती है? तेल की मात्रा 35% पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो रबी ऋतु का समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। जैसे जलवायु इसमें सरसों के लिए चाहिए, उसी प्रकार की जलवायु तारामीरा को चाहिए, लेकिन इसमें 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। जलवायु की अगर बात करें कि तारामीरा की जलवायु कौन सी सीजन का है, तो लोगों को या कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि तारामीरा कौन सी पाई जाती है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में डाल देते हैं। तारामीरा कौन से सीजन की फसल है? हम सर को जाते हुए कभी खरीफ करते हैं, कभी रबी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं जलवायु, हर फसल की जलवायु में आपको लिखाया होगा कि ये फसल रबी की है या किसकी है, तो ये रबी ऋतु की फसल है।
इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसकी उचित वृद्धि एवं विकास के लिए उचित वृद्धि एवं विकास के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित माना जाता है, उचित रहता है, आवश्यक होता है। ये तो इसकी जलवायु है। छोटी क्रॉप है, थोड़ी बहुत इसमें पढ़नी है तो आपको मैं बता देता हूँ। तेल की मात्रा पूछ ली जाती है, इसका उत्पत्ति स्थान पूछ लिया जाता है, इसका वानस्पतिक नाम भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे कम ही याद करते हैं छोटी क्रॉपों को। बात करते हैं अपन मृदा की, तो इसके लिए भी बलुई दोमट मृदा जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो, आसानी से उगाया जा सकता है। क्या इसको ऐसी मृदा है जो अनुपयुक्त मृदा है, जो खेती के अनुपयुक्त दूसरी फसलों के लिए उपयुक्त होती मृदाओं में भी इसको उगा सकते हैं। बेकार जो मृदा बारानी मृदा पाई जाती है उनसे आसानी से इसको उगाया जा सकता है। तो आगे लिखते हैं अपन मृदा के बारे में। अभी तक तो इनसे कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अपने सिलेबस में दिया है तो अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो पीएच मान सरसों के लिए चाहिए 7.5 से 8.5, ठीक है, ये भी वही पीएच मान की आवश्यकता होती है। हाँ, वही सरसों की प्रजाति है एक तरह से तारामीरा भी के लिए। जल निकास की इसकी खेती अनुपजाऊ मृदाओं में भी आसानी से की जा सकती है। अनुपजाऊ एवं अनुपयुक्त मृदा की है उपयुक्त का पीएच मान कितना होता है इसकी सरसों के बराबर 7.5 से 8 अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसके बीज दर की। सीड रेट, इसके बीज आकार में छोटे होते हैं, इसकी बीज दर भी क्या होती है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जिसको कितनी डिस्टेंस पर लगाया जाता है
के लिए आर इंटू पी कितना रखा जाता है? 30 इंटू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और गहराई कितनी रखते हैं? सरसों के समान। बीज की गहराई कितनी रखते हैं? 3 सेंटीमीटर। बीज की गहराई या बीज को 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाता है। बुवाई का समय अक्टूबर नवंबर, इसको लेट भी उगा सकते हैं। ठीक है, बुवाई का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर। बुवाई का समय है अक्टूबर नवंबर। आगे लिखते हैं इसकी इरिगेशन। सॉरी, इससे पहले अपन प्रमुख किस्म। इरिगेशन तो सरसों में करते हैं, वही इरिगेशन जाती है। ठीक है, पहले अपन इसके अब नेक्स्ट लिखते हैं प्रमुख किस्में। किस्म के नाम है ITSA। क्या नाम है? ITSA। क्या तुमने पढ़ी नहीं होंगी आज तक? T27 बारानी क्षेत्रों में जो अनुपयुक्त मृदाओं में उगाई जाती है वो है T27 बारानी क्षेत्रों के लिए। RTSA 150। RTM 314। तो कर्ण तारा के नाम से भी जाना जाता है। जो RTM प्रजाति है तो कर्ण तारा के नाम से भी जाना, कर्ण तारा। ज़्यादा किस्में होती हैं और फसलों की तरह नहीं है। एक और है RTM 2002, जिसको नरेंद्र तारा मीरा के नाम से जाना जाता है। ये इसकी लगभग 2-4 किस्में हैं तो उगाई जाती है जिनकी उर्वरक लिख लेते हैं। ये जो उर्वरकों की मात्रा दी जाती है, उर्वरकों में क्या देते हैं? NPK। NPK लिखिए। नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फॉस्फोरस 15 से 20 किलोग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम 10 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर से दी जाती है। और तिलहन फसल है तो इसके लिए क्या दिया जाएगा? जिप्सम की मात्रा जिप्सम 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मृदा में मिश्रित करते हैं। बाकी क्या बचा है इसमें?
अब देखिए सिंचाई, खरपतवार, और क्या बचे हैं? बस रोग एवं कीट, ये सब सरसों के समान है। ठीक है, जो अभी सरसों में पढ़ा है मैंने के समान है, लगभग सरसों के समान सिंचाई की है। अरानी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो बेकार भूमियाँ होती हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन जहाँ पर खेती करना मुश्किल होता है, ऐसे क्षेत्र बारानी क्षेत्र कहलाते हैं। अरानी, अरानी बैरानी वो अलग बात है। ठीक है, तो ये सब किसके समान है? सरसों के। आ गया समझ में? अनुपयुक्त भूमियाँ जहाँ पर खेती करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब बचा क्या अपना इसका उपज। तो इसकी उपज क्या होती है? 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आपका तारा मीरा भी यहाँ पर समाप्त होता है।